हरिद्वार में सीएम धामी ने धोए कांवड़ियों के पैर, गंगा जल देकर किया स्वागत, हेलीकॉप्टर से की पुष्प वर्षा। देहरादून में भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने विपक्ष को घेरा। जॉली ग्रांट बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिंगापुर, दुबई समेत 5 देशों के लिए फ्लाइट शुरू करने की तैयारी। लकड़ी व्यापार घोटाले के मास्टरमाइंड को हाईकोर्ट से झटका, 20 करोड़ टैक्स चोरी के मामले में जमानत याचिका खारिज। लक्सर में कांवड़ियों की भारी भीड़, 3 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम, बहादुरपुर फाटक से सलोनी नदी तक लगा जाम। हल्द्वानी, दून समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, प्रदेश के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत उत्तरकाशी की खबर के साथ करेंगे। यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव में भरा पानी। यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव पर बड़कोट में सड़क पर पानी भरा है। नगर पालिका व सुरखेत में सड़कों पर आया पानी। बार बार नाली बनाने के बावजूद हालत जस के तस। विभाग द्वारा बनाए गए नारधनों में भी नहीं जा रहा पानी। हर वर्ष किया जाता है विभाग द्वारा इन नालियों का कार्य। आने वाले समय में लोगों को हो सकती है दिक्कत। आने वाले समय में लोगों को हो सकती हैं दिक्कतें, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, जिम्मेदार विभाग बना लापरवाह। लक्सर में कांवड़ियों की भारी भीड़, 3 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। लक्सर से खबर, लक्सर में कांवड़ियों की भारी भीड़, 3 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। बहादुरपुर फाटक से सोनाली नदी तक लगा जाम। कांवड़ियों की गाड़ियों पर लगा जाम। बहादुरपुर फाटक से सलोनी नदी तक लगा जाम। कांवड़ियों की गाड़ियों पर लगा जाम। सीओ व कोतवाल समेत मौके पर मौजूद। खबर हरिद्वार से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार के ओम पुल निकट डामकोटी स्थित गंगा घाट में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और विभिन्न प्रदेशों से उत्तराखंड आए शिव भक्तों कांवड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने कांवड़ियों के चरण धोकर व उन्हें सम्मान स्वरूप गंगा जल भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद हर की पैड़ी से लेकर नारसन बॉर्डर तक हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। सीएम धामी ने कांवड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि हरिद्वार पूरे देश की श्रद्धा का केंद्र है। इस पवित्र जगह मां गंगा एवं भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद है। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। राज्य सरकार को कांवड़ियों का स्वागत करने का सौभाग्य मिला है। कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाकर सरकार इस यात्रा में कांवड़ियों का सहयोगी बनकर काम कर रही है। देश भर के शिव भक्त कांवड़ी भाई बहन करोड़ों की संख्या में यहाँ माँ गंगा का जल लेने के लिए आते हैं और माँ गंगा का जल लेकर जाते हैं। और सभी हमारे भगवान के भक्त हैं, शिव भक्त हैं, देवभूमि में आते हैं। देवभूमि में हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन करें। और हमारी देवभूमि की जो परिपाटी है अतिथि देवो भव, तो
तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मैं मुख्य सेवक हूँ, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि आस्था, श्रद्धा और पूरे विश्वास को बढ़ाने वाला, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले सभी शिवभक्त कांवड़ियों का प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर हमने स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है और आने वाले सभी शिव भक्तों का यहाँ हम स्वागत करते हैं। उनकी यात्रा अच्छी हो, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें और सुरक्षित तरीके से वो यहाँ से माँ गंगा का जल लेकर अपने स्थानों पर पहुंचे। इसी बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को अंतरिम बेल 12 अगस्त तक की गई अंतरिम बेल पर रिहा। कोर्ट ने जारी किए रिहाई के आदेश। बारह अगस्त तक अंतरिम बेल पर रिहा। लखनऊ से खबर, पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को अंतरिम बेल 12 अगस्त तक की अंतरिम बेल पर रिहा किया गया। लखनऊ से खबर, पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को अंतरिम बेल। उत्तराखंड में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाएं फिर शुरू हो गई हैं। दरअसल दिल्ली में भाजपा की एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक में कैबिनेट विस्तार और दायित्व बंटवारे पर चर्चा की गई है। वहीं हाईकमान से भी इस संबंध में हरी झंडी मिल चुकी है। इस बात की पुष्टि खुद भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने भी की है। उन्होंने बताया कि पिछले लंबे समय से कैबिनेट के रिक्त पदों को भरने और दायित्वधारियों की नियुक्ति पर चर्चा हुई है। बैठक में 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्व बांटने पर सहमति बनी है। इस रिपोर्ट को देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार और दायित्व बंटवारा हो सकता है। मुख्यमंत्री धामी को इस संबंध में हाईकमान से भी हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं बीजेपी विधायक अपने अपने समीकरण बिठाने में एक बार फिर से जुट गए हैं ताकि उनके हाथ मंत्री की कुर्सी लग सके, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता भी राज्य मंत्री बनने का सपना संजोने लगे हैं। प्रदेश में दायित्वधारियों को 2 सूची जारी करने के बाद माना जा रहा है कि 3 दर्जन से ज्यादा नेताओं को दायित्व बांटे जा सकते हैं। इस बीच राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की भी खबरें तेज हो गई हैं। बहुत बड़े प्रतिभावान मुख्यमंत्री हैं, संगठन बहुत बढ़िया चल रहा है, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड विकास कर रहा है। और बदलने की बात मेरे ख्याल आप कहीं से कहाँ जुड़े हो, किससे जुड़े हो, वो मालूम नहीं। परिवर्तन के लिए अभी हाल में अपने प्रदेश नेतृत्व की बैठक हुई है और उस बैठक में ये परामर्श हुआ, ये चर्चा हुई है कि कैबिनेट के रिक्त पदों को भरना और प्रदेश के अंदर ऐसे हमारे बहुत सारे सीनियर नेता हैं जो समाज के क्षेत्र में किसी विषय के क्षेत्र में लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको राज्य सरकार में दायित्वधारी के रूप में नियुक्त करने का विषय है। इन दोनों विषयों पर चर्चा हुई है और जानकारी मिली है कि सरकार में कैबिनेट के रिक्त पदों को भी भरने के विषय में यथाशीघ्र भरने का निर्णय हुआ है और राज्य में दायित्वधारियों की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि करीब 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्वधारी के रूप में जो है नियुक्ति करने का उस पर निर्णय हुआ है, सहमति बनी है। तो उम्मीद करते हैं कि यथाशीघ्र उस पर जो है नियुक्तियां होंगी और इससे कार्यकर्ताओं में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा, क्योंकि पार्टी में लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं। पार्टी के काम करने के साथ साथ में वो विभिन्न क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कैबिनेट के 4 पद रिक्त चल रहे हैं। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बार दायित्व का बंटवारा कर चुके हैं। वहीं अब माना जा रहा है कि 3 दर्जन से ज्यादा नेताओं को दायित्व बांटे जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि पार्टी के भीतर भारी असंतोष है।
और इस असंतोष को कम करने के लिए ये बातें कही जा रही हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री खुद अपनी कुर्सी को बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। देखिए, कोई कैबिनेट का विस्तार करने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का इरादा नहीं है। ये तो जो असंतोष व्याप्त हो रहा है विधायकों में, उसको साधने के लिए बार बार गाजर लटकाई जाती है। ऐसी गाजर हमने उस समय भी संगठन को लटकाते हुए देखा जब दायित्वधारियों को दायित्व बांटने की बात हो रही थी। तो एक नहीं दसियों बार अनाउंसमेंट किया गया कि दायित्व जल्दी बांटे जाएंगे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। उसी तरह से अब मुख्यमंत्री भी अपनी कुर्सी बचाने की पूरे कवायद कर रहे हैं। उनकी खुद की कुर्सी जो है खतरे में बताई जा रही है। अफवाहों का बाजार गर्म है कि बहुत जल्दी तब्दीलियां हो सकती हैं, यहाँ नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार करने का उनका कोई इरादा नहीं है। और जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जो मंत्री ऑलरेडी अपनी पोजीशन पर हैं, वो कितना अपने विभागों को और मंत्रालय को संभाल रहे हैं। भ्रष्टाचार में व्याप्त है सारे विभाग, और ऐसे में ये नए मंत्री मिल भी जाएंगे तो क्या फायदा होगा उत्तराखंड का, और अगर नहीं भी मिलते तो कोई नुकसान नहीं। मंगलुरु और बद्रीनाथ में तो सरकार की ओर चपात पड़ी गई है। बड़े बड़े ख्वाब इन लोगों ने देखे थे और बड़े बड़े इन्होंने इवन की सुनने में तो यह कि राजेंद्र भंडारी जी को आश्वासन दिया था कि तुम यहाँ से त्यागपत्र दो जब वो भाजपा में शामिल हुए और तुमको हम कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। इस तरह का उनको आश्वासन दिया कि राजेंद्र भंडारी जैसा व्यक्ति जो है जल्दी से भाजपा की सदस्य ग्रहण नहीं करता। अब इनकी अब जहाँ रही बात अब इनकी कि हाँ भाई कैबिनेट का विस्तार करना है, सरकार के लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और कैबिनेट विस्तार करने में लगभग 2 वर्ष इनको लग रहे हैं। कई चीज़ों को इनको देखना है, कई चीज़ें होती हैं। अब आगामी जो चुनाव केदारनाथ का आ रहा है, ये भी एक अग्नि परीक्षा उनकी आ रही है। उनके ऊपर भी कई आप खुद तो शंकराचार्य जी ने 228 किलो सोना की चोरी का आरोप इन पर लगा दिया है। हकीकतें वो दिखी भी है, अखबारों के माध्यम से कुछ उस समय दिखा भी था वहाँ पे। अभी भी वहाँ पे भाजपा का नेता जो है पूर्व विधायक मनोज रावत जी ने सीधे आरोप लगा दिया, उनको चुनौती उनको दे दी है। देखिए, हमारे राज्य में 4 कैबिनेट मंत्रियों का काफ़ी लंबे समय से रिक्त चल रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का विशेषाधिकार है। इसलिए इस पर भविष्य में कब और क्या निर्णय होगा ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व ही बता पाएगा। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पिछले लंबे समय से पार्टी के वरिष्ठ नेता इसका दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या एक बार फिर पार्टी के नेताओं का दावा हवा हवाई है? क्या पार्टी के भीतर पनप रहे भारी असंतोष को ऐसी खबरों से शांत किया जा रहा है? आखिर क्यों मुख्यमंत्री इतने समय बाद भी इस संबंध में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? सवाल ये भी है कि क्या 3 दर्जन नेताओं को दायित्व बांटने और मंत्रिमंडल विस्तार से राज्य पर वित्तीय बोझ नहीं बढ़ेगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ धाम में सोने की चोरी मामला अभी शांत नहीं हुआ है। इस बीच कांग्रेस से केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने एक नया मुद्दा उछाल दिया। उन्होंने राज्य सरकार पर 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के नाम पर गुजरात की एक कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। इस बीच मनोज रावत ने कहा कि 4 धामों में रजिस्ट्रेशन को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस कंपनी को हटा दें, क्योंकि इसके पीछे गुजरात की बड़ी राजनीतिक पैठ है, जिसकी वजह से ये सब चुप्पी साधे हुए हैं। चारधाम यात्रा और कम से कम केदार भूमि में जो भी यात्रा व्यवसाय से जुड़े हैं, चाहे धार्मिक लोग हैं चाहे व्यवसायी लोग हैं, उनकी आज एक ही मांग है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को रद्द किया जाए। सरकार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को इसलिए रद्द नहीं कर रही है क्योंकि सरकार ने सेफ्टी मैनेजमेंट के नाम पर बड़ौदा गुजरात की कंपनी को ये काम दिया है, जिसको हर साल करोड़ों रुपया मुफ्तता पेमेंट कर रही है ताकि कंपनी को नुकसान ना हो। वो हमारी जनता का नुकसान सरकार, उत्तराखंड सरकार राज्य की, केदार घाटी की और 4 धाम की जनता का नुकसान करना चाहती है, लेकिन इस प्रक्रिया को रद्द करके गुजरात की कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। देखिए, हमारी सरकार ने स्पष्ट कहा है यदि आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप सीधे FIR लॉन्च कर सकते हैं।
आप सीधे मुकदमा कायम कर सकते हैं उन लोगों पर, और सरकार कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। आप कार्रवाई करिए ना, आप FIR लॉन्च करिए, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, पूरी जांच होगी, और कोई कल्पित अगर उसमें निकलेगा, कोई अपराधी अगर उसमें साबित होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सिर्फ बयानबाजी से नहीं होगा ना। अगर आपको लगता है तो तथ्यात्मक बात करिए, आपके पास कोई सबूत हो सबूत पेश करिए, FIR लॉन्च करिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो कांग्रेस को अगर करना है तो फिर सही रूप में आगे करना, सिर्फ बयानबाजी ना करें। खबर हल्द्वानी से है। पियानो सिखाने जा रही 16 वर्षीय किशोरी से विशेष समुदाय के ऑटो चालक द्वारा दुष्कर्म की घटना के अंजाम देने के बाद हल्द्वानी के छात्रों में गुस्सा फूट गया। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज के भारी संख्या में छात्र छात्राएं हल्द्वानी कोतवाली पहुंचकर दुष्कर्म के आरोपी ऑटो चालक मोहम्मद नदीम को फांसी देने की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन कर हंगामा कर रहे हैं। खबर टिहरी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घनसाली विधानसभा के अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने आपदा शिविर राजकीय इंटर कॉलेज विनय खाल में रह रहे पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बाटीदार क्षेत्र के तिनगढ़ दिल्ली ऐसे अनेक गांवों में जो है जो आपदा आई है, राहत के लिए सभी लोगों से मैंने बात की है। उन्होंने कुछ मांगे भी रखी हैं, किस प्रकार से सुरक्षात्मक दीवार बनानी है, यहाँ का विस्थापन होना है, उस सभी पर बात हुई है और सबके निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर काम करें। बागेश्वर में बद्री दत्त पांडे के नाम से विख्यात महाविद्यालय सत्ता की जोर आजमाइश का अड्डा बन गया है। गुपचुप तरीके से महाविद्यालय बागेश्वर में ABVP बागेश्वर द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का विरोध करने पर पुलिस ने ABVP और भाजपा के नेताओं की शिकायत पर छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार सहित कुल 6 छात्रों के साथ की लूटपाट और मारपीट की धाराओं में अपराध पंजीकृत कर गिरफ्तारी किया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि बद्री दत्त पांडे महाविद्यालय बागेश्वर की निर्देशक डॉक्टर दीपा कुमारी को छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार सहित 5 अन्य छात्रों की गिरफ्तारी की घटनाक्रम का कुछ भी पता नहीं था। बता दें कि बागेश्वर महाविद्यालय में पिछले छात्र संघ चुनाव में ABVP को NSUI से मिली करारी हार के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बौखलाहट में थी। 29 जुलाई को देर रात को ABVP संगठन बागेश्वर पदाधिकारी और RSS और भाजपा नेताओं द्वारा गुपचुप तरीके से कथित रूप से गुरु दक्षिणा कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसका पता चला किसी को नहीं थी, जिसके लेकर जबरदस्त बवाल भी हुआ था। साथियों, अभी रात के 8 और मैं और मेरे सभी NSUI के कार्यकर्ता भी कैंपस में इतनी रात तक बैठे हुए हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ और आज हमारे कैंपस में ABVP द्वारा और कुछ अन्य RSS के संगी लोगों द्वारा हमारे कैंपस में आकर यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा था और अपनी पार्टी का प्रचार किया जा रहा था। साथियों, मैंने निदेशक मैम से पूछा, DSW सर से पूछा कि आप लोगों से कोई अनुमति है, तो उन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमसे कोई अनुमति नहीं ली गई। साथियों, उस दौरान मैं एक छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते मैं वहाँ गया, अपने साथियों के साथ वहाँ गया। जब मैं वहाँ गया तो मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों का किस चीज़ का कार्यक्रम चल रहा है। तो वहाँ पर हमारे कैंपस के खुद जो एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और एक हमारे संस्कृत के प्रोफेसर हैं, वो लोग खुद वहाँ पर और ABVP के सारे कार्यकर्ता वहाँ पर बैठे हुए थे। इसमें कल डिग्री कॉलेज में एक संगठन द्वारा एक छोटी सभा का आयोजन क्लासरूम में किया जाता है और आरोप है कि इसमें दूसरे संगठन द्वारा वहाँ पे जाकर वो सभा न होने देना या मारपीट करना की कार्रवाई की। साथ ही दूसरे संगठन द्वारा भी आरोप लगाए गए कि उनके साथ भी मारपीट हुई है। तो इसमें जो वीडियोज़ हमारे सामने आए, जो एप्लीकेशंस हमारे सामने आए, उसमें एक पक्ष द्वारा जो वीडियोज़ दिए उसमें मारपीट साफ तौर से दिखाई जा रही थी और उसमें जो भी रिलेवेंट सेक्शंस थे उसमें धाराएं में FIR दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो कल की जो घटना घटी है उस पर वो जबकि गंभीर मुद्दा है, हमें पुलिस प्रशासन का भी इसका सहयोग मिला है इस घटना को कंट्रोल में करने के लिए। अभी हमने अपने प्राध्यापक के सभी का मीटिंग बुलाई है कल की घटना का संज्ञान लेने के लिए कि असल में क्या हुआ था, क्योंकि जब तक हम उसका डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस टाइप की घटना हुई थी, कैसे घटित हुई थी,
क्योंकि हम उसके हिसाब से किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसी निर्णय में पहुंचने के लिए हमने एक मीटिंग बुलाई है सभी प्राध्यापकों की, और हम अब जहां तक मुझे सुनने में आया है, क्योंकि मैं तो उस समय मेरे संज्ञान में ये मैटर नहीं था। देखिए, कल बागेश्वर कैंपस में जो ये एबीपी द्वारा जो यहाँ पर इन लोग का एक गुरु दक्षिणा कार्यक्रम चलाया गया था, क्योंकि वो एक इनका राजनीतिक कार्यक्रम था। क्योंकि महाविद्यालय में सिर्फ जो भी प्रोग्राम होते हैं या तो सरकारी स्तर पे होते हैं या फिर एबीपी एनएसयूआई का जो इनका व्यक्तिगत संगठन है, जो ये संगठन है, उसमें होता है प्रोग्राम। लेकिन इन लोगों ने अपनी जो राजनीतिक जो वो थी गुरु दक्षिणा कार्यक्रम था उसको लगाया था। उसको लेकर हमारे जो कैंपस के छात्र संघ अध्यक्ष हैं राहुल कुमार जी, उनके द्वारा कैंपस निदेशक को आदरणीय मैडम को पूछा गया कि क्या इन लोगों ने परमिशन ले रखी है, तो मैडम ने साफ इनकार किया। उसके बावजूद दोनों गुट, ये लोग जो एबीपी का गुट था ये एनएसयूआई गुट पे हावी हुआ और दोनों गुटों ने आपस में दोनों गुटों का आपस में टकराव हुआ, जिस कारणवश टकराव इतना भयंकर हो गया कि पूरा वहाँ पर इन दूसरा गुट ने अपने राजनीतिक जो इनके जो बड़े बड़े शीर्ष पदों में उनको फ़ोन करके पुलिस प्रशासन को यहाँ पर कॉलेज महाविद्यालय में भेजा। उसके बाद इन लोगों के द्वारा हमारे एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर बेफालतू के यहाँ पर धाराएं लगा के उनको अंदर कर दिया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून की वीकली संडे मार्केट लगाए जाने के दायरे को जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। आज हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने कहा कि संडे मंडे मार्केट जो जगह चिन्हित की गई है उस स्थान में अभी कूड़ा पड़ा हुआ है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने नगर पालिका देहरादून को 2 माह में चिन्हित स्थान में कूड़ा साफ करने के निर्देश जारी किए हैं। देखिए, देहरादून की एक फेमस संडे मार्केट थी जो लैंसडाउन चौक पे लगती थी, तो उसकी सोसाइटी के द्वारा एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी और ये मुद्दा 2-3 साल से चल रहा था। तो फाइनली एक जगह उन्होंने चूज़ की थी जो ISBT पेट्रोल पंप के पास है और वो बहुत गंदी थी। तो आज कोर्ट ने इनके इंजीनियर्स को बुलाया था, नगर निगम देहरादून के, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और 2 महीने का टाइम इनको दिया गया है कि 2 महीने के अंदर वो जो जगह जो ISBT चौक पे है, जो वीकली संडे मार्केट ने चूज़ की है, उसको कंप्लीट साफ़ करेंगे और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। तो हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे वो जगह अब साफ़ हो जाएगी। ये कहा गया था कि हमारी संडे मार्केट जो लगी है वो पहले लगती थी लैंसडाउन चौक इधर परेड ग्राउंड पे, जिसको हटा दिया गया था। उसके बाद हमने जब कोशिश की तो गवर्नमेंट ने हमको 4-5 ऑप्शन दिए, उसमें से हमने ये वाला ऑप्शन दी, पेट्रोल पंप के पास है ISBT देहरादून, वो हमने चुना था। लेकिन चूंकि वहाँ कूड़ा पड़ता था तो अब ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि आप 2 महीने में साइट को एकदम साफ करके बाजार लगाने के लायक बनाएं। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे देखिए के न्यूज़ का खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।